Hi everyone, I welcome you all to the second lecture of our Zero to Hero series for complete JEE Physics. So, second lecture will be mainly based on understanding what is logarithms and also understanding various kinds of graphs. बेसिकली ग्राफ्स में हम वही एक कन्वेंशनल अप्रोच जो होती है हमेशा से मतलब स्टूडेंट्स को समझाने की कि ग्राफ्स में इक्वेशन से डरा दिया, वैसा नहीं. वी विल ट्राई टू विजुअलाइज देम, वी विल ट्राई टू मेक देम लाइक हम खुद से उन ग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट कर पाएँ, विजुअलाइज कर पाएँ, है ना, फॉर्मुलेट कर पाएँ. ये सब चीज़ें हम सीखेंगे कैसे इनको आसान करना है, कैसे आप फर्दर फिजिक्स में जहाँ भी ग्राफ्स यूज़ हों, इवन आपका केमिस्ट्री में यूज़ हो कहीं भी, तो आप ग्राफ्स को देख के डरें ना. उनका जो सिग्निफिकेंस है कि देखो ग्राफ में एक्चुअली क्या होता है, ग्राफ इज़ जस्ट नॉट अबाउट द इक्वेशन या कुछ लाइंस, ऐसा नहीं. एक ग्राफ को अगर आप ढंग से समझेंगे तो उसमें कुछ डेटा छुपा हुआ होता है ना, किसी सर्टेन कंडीशन का एनालिसिस पूरा उसके अंदर, मतलब ऐसे सोचो एक हिडन कोड, आप उसको आपको डिसाइफर करना आना चाहिए, है ना. तो वही हम सीखेंगे अच्छे से. तो लेट्स मूव अहेड, है ना, स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना स्टडी इज़ लॉगरिदम, है ना. आप में से कई लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, काफ़ियों को इसमें दिक्कत भी आती होगी. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे, है ना. तो लॉगरिदम्स क्या होता है, सबसे पहले सुनिए ध्यान से. लॉगरिदम इज़ अ काइंड ऑफ फंक्शन. देखो किसी भी नंबर का या किसी भी चीज़ का जब हम लॉग लेते हैं ना, किसकी बात करूँ मैं, लॉग की. लॉग इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर लॉगरिदम, है ना. तो लॉग लेना बहुत सिंपल होता है. अब मान लो पहले आप ये समझो, अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ है 2⁻³ इज़ 8, है ना, ये आपको पता है. लॉगरिदम कुछ नहीं है, लॉगरिदम आपको ये बताता है कि किसकी क्या पावर डालूं कि वो चीज़ बन जाए. देखो सबसे पहले मान लो इसको मैं ऐसे लिखूं, ये देखिए ये एक लॉग फंक्शन है, ये नंबर है जो उस फंक्शन में डाला हुआ है, इसको बोलते हैं बेस. क्या बोलते हैं, बेस ऑफ दैट लॉग, इसको बोलते हैं नंबर, है ना. ये सिंपली ये बोलता है कि 2 की पावर क्या रहे so that we get 8. कितना, 8, है ना. यही होता है कि बेस की पावर क्या रहे so that we will get द नंबर, लॉग में जो है ना दिया हुआ. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या होगा, सिंपली 3, है ना. तो यही होता है लॉग फंक्शन, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है. जस्ट लाइक अगर मान लो मैं ऐसे लिखूँ log 10 100, तो आपको क्या करना है, बेस की पावर क्या रहे कि नंबर बन जाए 2, और log 4 16, बेस की पावर क्या रहे कि नंबर बन जाए 2, 4 की पावर 2 16, है ना, 4 का स्क्वायर 16, log 2 64, 2 की पावर क्या रहेगी 64 बन जाए, 2 की पावर कितना 6, है ना. तो ये तो आपको पता ही है. अब हम आगे चलते हैं, ठीक है. देखो मैंने जो लिखा कि अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, है ना, ऑब्वियसली, तो अगर a की पावर x आपका n बनता है, ठीक है, तो दिस सिंपली मीन्स कि log a की पावर हमने n बनाने के लिए क्या डाली, x. यही है लॉग फंक्शन कि n बनाने के लिए a की पावर क्या डालें, x डालें. यहाँ देखो दिख रहा है ना. तो यही होता है log a n. और आगे मैं आपको बताऊंगा ना, ये पावर जो हम लिखते हैं ना कि पावर डालना ये वो, सो इसको मैथमेटिकली एंटी लॉग से रिलेट किया जा सकता है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज कॉल्ड log ऑफ n टू द बेस a, है ना, कि n का log विद रिस्पेक्ट टू बेस a इज x, जो आपका आंसर आया. इतना समझ आता है आपको. अब देखो ध्यान से, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो हर जगह आपको मतलब कंफ्यूज कर सकती है अदरवाइज फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी. तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लॉगरिदम्स, है ना. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लॉगरिदम्स दैट वी विल यूज़, है ना, इन आर अपकमिंग लेक्चर्स, या हम यूज़ करते हैं अपने कोर्स में भी. तो दे आर, एक तो आपका होता है नेचुरल लॉग, ठीक है. क्या होता है कैसे होता है वो हम समझेंगे, पहले आप इस बात को ध्यान से सुनिए. एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है आपका कॉमन लॉग या फंडामेंटल लॉग. क्या होता है, कॉमन लॉग या
फंडामेंटल, सॉरी एक सेकेंड, है ना, कॉमन लॉग या फंडामेंटल लॉग। कुछ नहीं होता है, देखो अब इसको ध्यान से समझिए, जो ये हमने लिखा था लॉग ऑफ समथिंग नंबर, यहाँ पे बेस, बस इस बेस पे डिपेंड करता है कौन से टाइप का लॉग होगा ना। इफ नेचुरल लॉग में बेस आपका होता है ई, और कॉमन लॉग या फंडामेंटल लॉग में आपका बेस होता है 10। मतलब कि ये ई क्या होता है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.7 लेते हैं। ई आपका एक इरेशनल नंबर होता है, कैसा होता है, इरेशनल नंबर। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपने 9th-10th में पढ़ा भी होगा, जस्ट लाइक पाई, आपने पाई पढ़ा है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, है ना, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, है ना, या फिर आपका वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब। तो आपको अभी इतना ध्यान रखना है, बस ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं 2.7, जस्ट लाइक पाई की लेते हैं हम 3.14, है ना। तो ई आपका, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि लॉग 10 टू द बेस ई, दिस एम्प्लाइज यहाँ पे बेस क्या है, ई, तो ये आपका 10 का कौन सा लॉग होगा, नेचुरल, कौन सा, नेचुरल। और अगर ऐसे होता लॉग 10 तो ये आपका 10 का बेस क्या दिया है, फिर से 10 ही दिया है, तो दिस इज़ योर फंडामेंटल या कॉमन लॉग, है ना। अब अच्छा ये मत सोचना कि 10 ऊपर नहीं, ये तो नंबर तो कुछ भी ले लो, मैं बेस की बात कर रहा हूँ। टू काइंड्स ऑफ लॉगरिदम्स किस पे डिपेंड करते हैं, आपका बेस, काइंड ऑफ बेस दैट वी आर यूजिंग, है ना। तो आपको आई होप ये समझ आ चुका होगा, बहुत ईजी है। तो आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, जो कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है काफ़ी सारे फार्मूलाज में, स्पेसिफिकली थर्मोडाइनमिक्स में, दैट इज कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग टू कॉमन लॉग। मतलब कि ज़रूरी नहीं आपको, कई बार मान लो आपको ऐसे कई बार क्या होता है कि लॉग निकालने को दिया होता है किसी सर्टेन नंबर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू ई, आपको ज़रूरी नहीं कि इसकी वैल्यू याद हो, वैसे तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं, बट ज़रूरी नहीं आपको पता हो, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है कॉमन लॉग में, जहाँ पे आपको हो सकता है 10 के बेस में पावर निकालना आता है, ऑब्वियसली आपने सीखा है ना, 10 की पावर तो आपको पता ही होती है, 10 की पावर 2, तो ये तो आपको ईजी हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूँ लॉग, ये आपको कन्वर्ट करना है, शुड बी इक्वल टू लॉग, मतलब नंबर सेम रहे बेस चेंज हो जाए, तो यहाँ कुछ आएगा। अब वो यहाँ क्या आएगा वो आपको वैसे पता होता है, 2.303, है ना, 2.303। बट ये कैसे आता है उसको हम समझेंगे। देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, बट आप फार्मूला पे ना फोकस करके पहले यहाँ ध्यान दीजिए, लॉग ई एक्स, है ना, लॉग ई एक्स। अब ना बेस में 10 लाना है, तो मुझे कुछ नहीं चेंज करना है, मुझे ये देखो लॉग एक्स, तो ई को मैं, अगर देखो बेस में ई रहना चाहिए, तो ई को मैं 10 की पावर में लिख दूँ। जैसे मान लो अगर बेस में 100 होता तो मैं बेस में 10⁻² लिखूँ, बात तो सेम ही है। तो ई को मैं 10 की पावर समथिंग में लिख लूँ जिससे ई बन जाए, तो 10 की पावर क्या रखूँ कि ई बन जाए, है ना। तो ये आपको ऑब्वियसली, मैं तो मतलब आपको कहीं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब ऐसा ना लगे कि रटाया हुआ है, बट अदरवाइज़ आपको ये वैसे भी फाइनली याद ही रखना पड़ेगा 2.303। बट आप ये समझिए बनता कैसे है ना। तो लॉग ई एक्स को अगर आपको लॉग 10 एक्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कुछ आएगा। अब मैंने क्या बोला, आपको बेस 10 बनाना है ना, तो आप बेस ई को रिप्लेस कर दो 10 की पावर समथिंग जो कि ई बनता हो। अब ये आपको डायरेक्ट मतलब यूज़ ही करना है वैल्यू, ये 10 की पावर अगर आप 0.434 के आसपास रखोगे तो ये जो है ये अभी भी ई रहा है, क्या है ये, ई ही है अभी भी, है ना, 10 की पावर 0.434, है ना। तो ये आपका मतलब ऑब्वियसली ये आपका पावर जो होती है ये सारा आपको पता होना चाहिए पहले से, जैसे पावर हाफ क्या होता है, 0.5, है ना, रूट होता है वो, कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बट अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि ये क्या होता है। अब एक फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे कि बेस की अगर कोई पावर होती है उसको हम यहाँ ला सकते हैं, जैसे हम नंबर की पावर को ऊपर ला सकते हैं ना। तो बट वो डिनोमिनेटर में जाती है, कैसे जाती है, डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 1/10, बेस की पावर है 0.434, तो ये आ जाएगी यहाँ पे, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग इसके साथ, बेस यहीं रहेगा, 10 हो गया ये बेस और एक्स, है ना। अब ये जो वैल्यू है ये आ जाती है आपकी 2.303। तो इस तरह से आपका नेचुरल लॉग कन्वर्ट हो जाता है फंडामेंटल लॉग में। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा, बहुत ईजी है ना। तो आपको ये याद रखना आगे के लिए भी आपके बहुत काम आएगा ये।
ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है ना हमारे पास क्या है आगे समझने को। सो नेक्स्ट हमारे पास है सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज ऑफ लॉगरिदम, है ना। तो इसको समझते हैं ये क्या है, बहुत इजी है ये भी, है ना। इसमें आपको डरने की नीड नहीं है, बस आपको ये 2 3 4 फॉर्मूले बेसिक आपको पता होने चाहिए लॉगरिदम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और उनको समझने के लिए। तो सबसे पहला फार्मूला आपके पास होता है, दैट इज़ फर्स्ट फार्मूला, ये आप याद भी करेंगे, यही आपका होमवर्क भी होगा आज के लिए, है ना। फर्स्ट फार्मूला इज प्रोडक्ट रूल, है ना। लॉग में प्रोडक्ट रूल कैसे वर्क करता है। अब मान लो आपके पास है लॉग बेस ए, नंबर आपका कुछ 2 नंबर का मल्टीपल है, मान लो m इंटू एन, तो सिंपली आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, है ना। मतलब कि आपका अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बेस ए है तो आप उन नंबर्स को इंडिविजुअली लॉग लेके ऐड कर लो, ये आपका प्रोडक्ट रूल होता है। इसके लिए एग्जांपल आप समझ सकते हैं, लाइक अगर आपके पास दिया हुआ है लॉग 10 दिया हुआ है मान लो, है ना। तो क्या मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है, देखो ध्यान से, वैसे तो ये पता ही है, इसका मतलब क्या आंसर क्या होना चाहिए, 10 की पावर क्या डालूंगी, 10 बने 1, है ना, 1 आंसर होगा इसका। बट मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा log 10 2 प्लस log 10 5, है ना। अब log 10 2 अगर आपको पता हो, है ना, तो ये दोनों अगर आपको पता हो, इनका आपका ये 0.30 10 होता है ना, 0.3010, और ये आपका 0.67 के आसपास, 676869 के आसपास होता है। तो इनको आप टोटल आपका कितना आएगा, ये 1 के आसपास आएगा ना, ये आपका हाँ एग्जैक्ट होता है 6990, है ना। ऑब्वियसली दोनों को ऐड करके 1 बनेगा। तो यहाँ से भी आपका प्रूव हो गया, है ना। नेक्स्ट कोशेंट रूल क्या होता है, कोशेंट रूल, कोशेंट मतलब यही डिवीज़न वाला रूल, है ना। तो ये भी बहुत इजी है, इसमें देखो आप ध्यान से, लॉग बेस ए और 2 नंबर हैं जो ऐसे कोशेंट या डिवीज़न की फॉर्म में दिए हुए हैं ना, तो इसको क्या करते हैं, देखो ये सिंपली हो जाता है लॉग ए एम न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग बेस सेम। अब ये अगर मुझे ना, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे पावर रूल बता देता पहले तो ये डिराइव उससे भी हो जाता, बट अभी के लिए आप इसको भी मतलब ऐसे रिवर्स वैल्यूज़ लेके सॉल्व कर सकते हैं। लॉग 10 10/2 अगर होता तो ये हो जाता लॉग 10 न्यूमरेटर माइनस लॉग 10 डिनोमिनेटर, है ना। लॉग 10 10 क्या होता है 1, माइनस लॉग 10 2 क्या होता है 0.3010, तो ये आना चाहिए 0.6990, जो कि होता है आपका लॉग ऑफ 5, तो आंसर लॉग ऑफ 5 आना चाहिए। और यहाँ पे आपको देखो वैल्यू क्या दी है, दिख रहा है आपको ध्यान से, अभी पीछे हमने डिस्कस करा ना वही, है ना। तो मैं आपको ये पावर रूल से भी बता दूंगा, पहले आप ये समझिए थर्ड फार्मूला क्या होता है। थर्ड फार्मूला होता है पावर रूल, ठीक है। पावर रूल में क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, अगर आपके पास ये दिया हो लॉग बेस ए और नंबर ऐसे पावर में दिया हो, ठीक है, m की पावर n, तो होता क्या है, ये जो ऊपर की मैंने बोला था पहले भी कि बेस की पावर नीचे आती है और नंबर की पावर ऊपर आती है, मतलब अगर मैं वैसे लिखना हो रैशनल फॉर्म में, है ना, p/q की फॉर्म में, तो ये बेस की पावर यहाँ आ जाएगी, ऊपर रह जाएगी, है ना। n बाई, मतलब बेस की पावर क्या है 1 है, तो बाई 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, बेस की पावर यहाँ पे 1 है तो ऐसे आती, तो n/1 तो n ही होगा, तो मैं सीधे बेस की पावर को इग्नोर करके n log ऑफ a ऑफ m हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आता है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो अगर आपको दिया हो log 10 8, ठीक है, ये निकालना है, आप क्या करो log 10, तो इसमें आप क्या करो, देखो log 10, अब 8 की वैल्यू मुझे नहीं याद, बट क्या मुझे कुछ 8 दिख रहा है ऐसा कुछ, जैसे 2 की पावर 3 या 2 इंटू 4 जैसे भी दिख रहा है आपको, है ना, ऊपर वाले रूल प्रोडक्ट और कोशेंट लगा के, है ना, या किसी तरह से डिवाइड होके दिख रहा हो, बट हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि ये 2 की पावर 3 में लग रहा है ना, पावर रूल हम प्रूव करें इसलिए प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा log 10 2 raised to power 3, अब मैंने क्या बोला, नंबर की जो पावर होती है वो यहाँ ऊपर आ जाती है, बेस की पावर नीचे, बेस में जब भी अगर पावर 1 ही है तो लिखने का सेंस नहीं बनता, तो सीधे यही हो जाएगा, 3 आगे आ गया, 3 log 10 2, अब देखो 3 log 10 2 होता है आपका 0.3010, ये दो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। लॉग बेस भी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि log 2 पूछ लिया और बेस ई दिया है तो आप ये लिख रहे हैं, नहीं, उससे फ़र्क पड़ जाता है ना। 0.3010 log 10 3 आपका होता है 0.4771, और log
10.5 आपका होता है 0.6990, है ना। ये 3 वैल्यूज़ आपका होमवर्क है, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगेगा सर अगर हमसे log 2 पूछ लिया लेकिन बेस हो गया n, अच्छा मतलब ये log e2 बेस हो गया e, है ना। तो इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, नेचुरल लॉग को लिखने का तरीका ये भी होता है, अगर कहीं ln लिखा हो ln2, इट सिंपली मीन्स बेस आपका 2 है ना, बेस आपका सॉरी e है नंबर का। अब देखो ध्यान से, अगर ln2 निकालना हो तो अभी अभी मैंने आपको बताया कन्वर्जन, वही कर लो, है ना। तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, पावर रूल से मैं आपका क्वोशिएंट रूल कैसे डिराइव कर सकता था, देखो ध्यान से, अगर मैं ये बात करूं log a m/n, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log a m n की पावर -1, है ना, यही है ना ये, मतलब ये पूरा, ठीक है। तो log a m n की पावर -1, तो क्या ये ऐसे हो सकता है, देखो log a m प्लस log a n की पावर -1, हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक m है एक n की पावर -1 है, सॉरी है ना, ये सिर्फ n की पावर है, m की नहीं है, मतलब n की पावर है -1, इसीलिए इसके साथ आया। देन log a m, और अभी अभी हमने पढ़ा -1 पावर रूल, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -1 तो लिखने का नीड है नहीं, तो ये आ गया आपका क्वोशिएंट रूल, है ना। समझ आता है, सारी चीज़ें लिंक होती हैं, अगर आपको दिखता है ना तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे कई बार यूज़ करना पड़ जाता है, दिस इज बेस चेंज रूल। कई बार हमें बेस आपकी वैल्यू नहीं पता होती लॉग की, तो बेस चेंज करना पड़ता है। लाइक मान लो अब सर्च जैसी वैल्यू दी हो, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। तो मान लो बी एम, आपको इससे एम कैसे बनता है वो मान लो याद नहीं है, या कोई तरीका भी नहीं बन रहा किसी और लॉग के फॉर्मूले से, तो आप क्या करोगे, बेस चेंज कर दोगे, नंबर को यहाँ लिख दोगे अपॉन बेस को लॉग करके यहाँ लिख लोगे, और इसका बेस कुछ अलग सेट कर दोगे अपने हिसाब से, जो भी आपको थर्ड नंबर से निकालना होता, मान लो ए। तो आपने क्या किया, इस नंबर को ऊपर लॉग लिख लिया, इस बेस का नीचे लॉग लिख लिया, और उनका बेस चेंज कर दिया। बेस आपने कोई तीसरा नंबर ले लिया जिससे आपको इनकी वैल्यूज़ निकालना आता हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको log 2 8 निकालना है, ठीक है। अब मान लो, वैसे तो आपको पता है कि इसका आंसर 3 है, क्या है ये 3, 2 की पावर क्या डालूँ कि 8 है 3, बट मुझे प्रूव करना है ये आपको, है ना। तो देखो ध्यान से, मान लो आपको नहीं पता होता, बट आपको 10 में 8 निकालना आता है मान लो, है ना, और 10 में 2 निकालना आता है, तो आप क्या करोगे, लॉग ऊपर लिखोगे 8 का, नीचे लिखोगे 2 का, है ना, नंबर का बेस का डिवाइड करके, है ना। और आप यहाँ पे वो वैल्यू फिक्स कर दोगे जिससे आपको आता है निकालना, मतलब 10 से निकालना आता है आपको, है ना। तो log 10 8 बाई log 10 2। अब देखो ध्यान से, वैसे तो अब क्या कर दूंगा, मैं पावर रूल लगा दूंगा, 2 की पावर 3 log 10 2, ठीक है, 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 10 2 बाई log 10 2, ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया आपका 3। देखो ध्यान से, क्या ये समझ आता है, ईजी है। तो ये सारा आपको रिवर्स लिंक होना चाहिए, चारों फार्मूला आपको पता होने चाहिए, तभी आपका फ़ायदा होगा इस सब में, है ना, आसानी से हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारे लिए जो टॉपिक है आज का, दैट इज़ ग्राफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हम ट्राई करेंगे कि इसको हम समझें, है ना, ट्राई टू विजुअलाइज एंड रिप्रोड्यूस। इतना आपने सीख लिया तो आपको ग्राफ्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ग्राफ्स आर यूज्ड इन एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे फिर आपको डेटा नहीं, हिडन डेटा नहीं समझ आता। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस जो आपको बना के दिए जा सकते हैं, दैट कैन बी फ्रॉम द दिस पोर्शन, ग्राफ्स पोर्शन, है ना। तो सबसे पहले समझो कि ग्राफ होता क्या है, सबसे पहले समझो कि ग्राफ होता क्या है ना। तो देखो, ग्राफ तो आपको पता ही है, कुछ ऐसा होता है, लाइन, है ना, कुछ भी कर्व हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कुछ भी, है ना। तो ये बताता क्या है, देखो दिखता क्या है, वो तो हमें ऐसे कुछ लाइंस दिखती हैं, बट इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ डेटा छुपा होता है जो आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, है ना। डेटा अबाउट अ सर्टेन कंडीशन, सर्टेन प्रोसेस, वो आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जितनी जल्दी सीख लिया उतना ही जल्दी आप काफ़ी सारी चीज़ों को टैकल करना सीख जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो ध्यान से, अब होता क्या है, यहाँ पे ग्राफ आपको बताता है रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज़। अब मान लो फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना, रिलेशन बिटवीन फिजिकल जो मेजरेबल है वो क्वांटिटीज़। क्या मतलब है इसका रिलेशन, मतलब कि
कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ मतलब चेंज हो रही हैं, रिलेट कर रही हैं, कैसे एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू को अफेक्ट कर रही है, वो ग्राफ हमें दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप किसी एक क्वांटिटी को फिक्स कर दो, उसके हिसाब से दूसरे को दूसरे में जो वेरिएशन आता है वैल्यू में, उसको देखते रहो। अब जनरली डे टू डे लाइफ में हम वेरिएबल जिनको बोलते हैं, है ना, वेरिएबल जिनको बोलते हैं, मान लो आपके पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, मान लो आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं जिनको आपने देखना है, जैसे मान लो तो एक्स एंड वाई मान लूँ मैं, है ना, जो आप नॉर्मल लाइफ में लेते हैं। अब यहाँ पे ना जनरली हम कन्वेंशनल है ये, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि एक्स को ही आप मतलब चेंज करो और वाई में चेंज देखो, है ना, ऐसा नहीं है, आप उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्स, पता है ये बहुत चीज़ें विजुअलाइज करना आना चाहिए। आप एक्स और वाई को ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे मतलब फिक्स मत मान लो कि यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, अपने हिसाब से सोचना सीखो। ये कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मतलब प्रैक्टिस है, आपकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, जो भी हमारी बुक्स में जैसे दिया होता है उस हिसाब से। अदरवाइज आप वाई को चेंज करके देख लो, फिर एक्स में वैल्यू चेंज देखो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा मत सोचना। बट अभी के लिए अगर मैं मान लो एक्स को आई एम ऑल्टरिंग एट विल, विल मतलब अपनी इच्छा से मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, और उस हिसाब से वाई में क्या चेंज आ रहा है वो देख रहा हूँ। एक्चुअल में ये कैसे होता है, इक्वेशंस, अब मैं मान लो आपका कल का एग्जांपल ले लूँ, मान लो एक क्वांटिटी की इक्वेशन ले लूँ मैं ऐसे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र, है ना, पावर 2 है ना, तो अब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र में मान लो मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू पुट करूँगा, उसका स्क्वायर होगा, उससे वाई की वैल्यू आएगी, है ना, तो मैं किसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, एक्स की, है ना, एक्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, उस पर किसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, वाई की। जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू चेंज की, वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओ, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 2 पे 4, है ना, 10 पे 100, तो हो क्या रहा है, वाई की वैल्यू इज डिसाइडेड बाई इनपुट एक्स, ठीक है, इनपुट एक्स, तो बस यही होता है। तो वाई क्या हो गया आपका, इन दो वेरिएबल में से वाई हो गया डिपेंडेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू किसी और के वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, और एक्स क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, एक्स की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, वो वाई से नहीं डिसाइड हो रही। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि एक्स हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैं मान लो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र कर दूँ, अब मैं वाई में वैल्यू पुट करूँ और एक्स आपका वैल्यू देना शुरू कर जाएगा, तो यहाँ पे वाई इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और तो इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंडीशंस दैट यू आर प्लेइंग विद, है ना, अगर आपके पास आप जिस हिसाब से जिस वैल्यू को ऑल्टर करेंगे उस हिसाब से आपका फर्दर आउटपुट प्रोड्यूस होगा। इनपुट जो दोगे, तो जिसमें इनपुट दोगे उसके हिसाब से आपकी आउटपुट डिसाइड हो रही है, तो जो आपका आउटपुट है वो डिपेंडेंट है, और इनपुट जो भी आपका वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ये बहुत सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी है, इसमें आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। इफ देयर इज स्टिल सर्टेन काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग इशू, आप धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे आप सीख जाएंगे, इतना कुछ नहीं है ना। तो एग्जांपल समझते हैं, मान लो तो एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है उसको ग्राफ से दिखा सकते हैं। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस होती है कन्वेंशनल, ये आपका वाई एक्सिस होती है। मैंने कन्वेंशनल क्यों बोला, कन्वेंशनल मतलब जो कि हैबिट है, ऑल अलॉन्ग प्रैक्टिस चली आ रही है। आप इसको चेंज भी तो कर सकते हो, आप वाई मान लो ना, इसको इसको एक्स मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको रोटेट कर लोगे तो बात तो सेम ही हो जाएगी, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो अभी के लिए मैं इसको एक्स मानता हूँ और वाई मानता हूँ, कन्फ्यूज़ ना करने के लिए। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो पुट कर रहा हूँ, मान लो वाई की वैल्यू कहीं यहाँ आ रही है, तो एक्स ज़ीरो वाई वन, आपका मान लो ये वन पे आ रहा है ना, ये टू ये थ्री, ये वन ये टू ये थ्री, तो एक्स अगर टू कर रहा हूँ तो वाई मान लो 8, है ना, तो एक्स टू के लिए वाई की वैल्यू 8, तो 2,8 ये पॉइंट हो गया। तो ऐसे कुछ मान लो स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने कुछ भी। तो अब मुझे ये बताओ कि तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है जो भी हमारी प्रोसेस है, जो भी हम इनपुट आउटपुट खेल रहे हैं ना, इनपुट आउटपुट, वो उसको जो आपका इलस्ट्रेट कर रहा है, वो ये इक्वेशन पे जो भी आपका कर्व बनती है, ग्राफ बनता है। तो बस यही तो है ग्राफ। ग्राफ आपका इक्वेशन का जो भी डेटा होता है उसका मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन, है ना, दैट इज़ योर ग्राफ। क्या ये समझ आता है सभी को, है ना। तो आई होप इट इज़ ईजी, और आपको धीरे धीरे ये समझ आएगा। मैं अभी आपको ग्राफ्स, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपको विजुअलाइज करके भी दिखाऊंगा, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स है ना जो आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस पर प्लीज़ फोकस कीजिए। अगर आपने इतना सा जो ये पोर्शन इसके बारे में डिस्कस करूँगा ग्राफ्स का, ये समझ लिया, तो ऑल अलोंग
आपका पूरे इस जर्नी में, चाहे 11 का सिलेबस हो, 12th का सिलेबस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको ग्राफ्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो पहला तो तरीका होता है रट लो, रटना हमारा सॉल्यूशन नहीं है। आपको इसको ना खुद बनाना आना चाहिए, रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए, और डेटा को भी आपको डिसाइफर करना आना चाहिए जो भी ग्राफ में दिया होता है ना। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ग्राफ से हमें क्या क्या समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो, लाइक ये ग्राफ है, ठीक है, इट इज़ ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज़ फर्स्ट काइंड ऑफ ग्राफ जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है जो आपका कहाँ से पास हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, 0,0 को क्या बोलते हैं, ओरिजिन से पास हो रही है। ये आपका ये प्लस एक्स होता है, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई ऊपर वाली, ये माइनस वाई। आपका ये स्ट्रेट लाइन, आपका जो भी शॉर्टेस्ट एंगल आपका एक्स एक्सिस के साथ जो भी बन रहा है, दैट इज़ थीटा। क्या दिया आपको, थीटा। अब ये क्यों ज़रूरी होता है, आपको बाद में पता चलेगा। अभी के लिए आप ये देखो कि यहाँ पे ना इस स्ट्रेट लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कुछ एक्स कॉमा वाई होगा, यहाँ भी कुछ एक्स डैश कॉमा वाई डैश, मतलब ये पॉइंट्स जुड़े हैं ना, ये सारे किसी इनपुट आउटपुट को फॉलो करते हैं ना। मैंने क्या बोलता, तभी ग्राफ बनता है। ये कुछ सर्टेन मतलब इक्वेशन को फॉलो करते हैं, तो वो इक्वेशन यहाँ पे होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा, देखो ध्यान से। y आपको पता है ये है ना, ये x आपको पता है ये, तो ये m क्या है, दिस m इज स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। अच्छा, स्लोप एंड ऑल क्या होता है ये हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे, मतलब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए आप ये देखो कि स्लोप क्या होता है। स्लोप आपका सिंपली होता है कि कोई लाइन कितनी मतलब ज़्यादा स्लैंटेड है, या किस तरह से, मतलब मैं बहुत ही आपका ऐसे लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज इसका मैथमेटिकल सेंस वो नहीं होता। बट आप ये समझो कि मैं x में कितना चेंज कर रहा हूँ और y में कितना चेंज हो रहा है, वो आपका स्लोप बताता है ना, कि किस तरह से। देखो अगर तो इससे मतलब ये होगा ना कि अगर आपका x, तो जैसे मान लो ये ग्राफ है ना, x में मैंने 1 का चेंज किया और y आपका 1 हो गया, ठीक है, तो x 1,1 ये पॉइंट आ गया है ना, पहला पॉइंट। जैसे मैंने x में एक बार और 1 का चेंज किया, y सीधे 2 का चेंज हो गया, मतलब 1 से सीधे चले गया 3, तो ये 2,3 हो गया। तो अब क्या हो रहा है, ये लाइन ना आपका बड़ी जल्दी y की तरफ भाग रही है। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि मतलब आपका जो ये लाइन होगी एकदम से ऐसे स्लैंट ऊपर को होगी, है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, ऊपर को होगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्लैंटेड। तो मतलब क्या होगा, स्लोप ज़्यादा होगा। अरे रियल लाइफ में देखो ना, आप बोलते हैं ना रोड का स्लोप क्या है, स्लोप मतलब कितनी ज़्यादा उसकी ढलान ही है वो। तो बस यही स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही होता है। स्लोप की एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है कि हाउ मच y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x। तो पर यूनिट चेंज देखते हैं ना, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि आप ना हीट दो किसी चीज़ को, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, ये बॉडी है, आप इसको हीट सप्लाई करो, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 यूनिट हीट में कितना टेम्परेचर बढ़ा, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है पर यूनिट हीट से, वही रेट होता है। सेम यहाँ पे भी पर यूनिट एक्स के चेंज से वाई कितना चेंज होता है, तो वाई अपॉन एक्स, दिस इज़ योर स्लोप लेमन टर्म में, है ना। या इसको मैं अगर बहुत एक्यूरेसी की तरफ ले जाना हो तो स्मॉल स्मॉल चेंजेस देखूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये होता है आपका स्लोप। और इसको एम से डिनोट करते हैं, है ना, ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं ऐसे बोलूँ, देखो ये एक्स, ये वाई, है ना, तो ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एंगल थीटा। तो वाई बाई एक्स क्या होता है, हमने पिछले कल पढ़ा था टेन थीटा। तो क्या यही स्लोप ही हो जाएगा, क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग। बस वही आपको पता होना चाहिए, यहाँ लिखा है एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, है ना। स्पेशली दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस के साथ। अगर मैं उल्टा कर लूँ, हाँ ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, देखो जो बुक्स में दिया होता है वो सब तो आपको देखना ही है, बट आपको अलग क्या सीखना है। एक मतलब अच्छे जो अच्छे से साइंस पढ़ता है उसकी मतलब एक खासियत क्या होती है, खास ट्रेट, दैट ही कैन डू मतलब सिंपल रिकंस्ट्रक्शन ऑन हिज और हर ओन, है ना। तो अब देखो, मैंने बोला था कि वाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं ऐसे बोलता कि एक्स में चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये भी तो रेट बता रहा है, दिस विल ऑल्सो बी स्लोप काइंड ऑफ थिंग, बट ये होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। अगर आपका ग्राफ ऐसा हो एक्स इज इक्वल टू एम वाई उस तरह से, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब
है तो ये भी स्ट्रेट लाइन, सेकंड केस की बात करें, सेकंड ग्राफ है ना। अच्छा मैं एक और बात आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, कभी भी ग्राफ को सिंपल विजुअलाइज करना तो वैल्यू पुट करके देखना भी एक तरीका होता है, कुछ नहीं। देखो इसमें आप ग्राफ बनाना है आपको, तो जो आपने बचपन से सीखा होता है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, सबसे सिंपल, तो एक्स 0, 0 इंटू 0 0, तो वाई भी 0, तो एक्स 0 के लिए वाई 0, तो ये पॉइंट पहला पॉइंट होगा इस कर्व का। फिर एक्स 1 कर दो, तो 1 इंटू एम एम, तो वाई एम, तो एम से चेंज होगा है ना, एक्स में 1 यूनिट चेंज तो वाई एम, तो एक्स 1 वाई एम, एक्स 2 वाई 2m, एक्स 3 वाई 3m। तो आपको यहाँ से भी दिख रहा है ना कि पर यूनिट x के चेंज में ये कितना चेंज हो रहा है, m से 2m से 3m, m का चेंज हो रहा है ना, तो यही तो स्लोप है। देखो कितना अच्छा तरीके से हमने इसको समझा है ना। मतलब अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखो x y इज इक्वल टू एम एक्स में x1 था तो वाई एम हो गया, x2 था, पुट करके देख लो ना, y कितना हो गया 2m, x3 वाई 3m। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही है, x में मैंने पर यूनिट चेंज किया ना, तो y कितना चेंज हो रहा है, y की वैल्यू m m m से बढ़ती है। तो मतलब मैं अगर आपसे पूछूं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y ये क्या बताता है, पर ना, पर जैसे आप परसेंट ये सब बोलते हैं, परसेंट मतलब अपॉन 100 है ना, वैसे ही पर मतलब पर यूनिट है ना। जैसे 10/2 मतलब कि आपको 10 चीज़ें 2 लोगों में डिवाइड करनी है, तो 10/2, तो पर 2 में आपको हर एक बंदे को 5-5 चीज़ें मिलेंगी है ना, पर यूनिट 2, तो 2 लोगों में है ना, 2 लोगों में आप बांटोगे 1 और 2 में, तो 5 यहाँ 5 यहाँ, तो 10 पर यूनिट है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए, दिस इज स्लोप। इसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस यही होता है स्लोप, कैसे चेंज हो रहा है ना वैल्यू, इनपुट के साथ आउटपुट कैसे चेंज हो रही है। नेक्स्ट आप देखो, ये भी सिंपल यही फॉर्म है। पहले तो आप ग्राफ बनाना सीख लो, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो, सबसे सिंपल तरीका, एक्स की वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 0 है ना, प्लस सी, तो वाई की वैल्यू सी अगर आपका मान लो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, दिया हुआ है, तो अब मुझे ये बताओ क्या होगा यहाँ पे, सी को अगर हम एक पॉजिटिव आपका वैल्यू मान रहे हैं है ना, इंटीग्रल वैल्यू या कुछ भी, मतलब कोई सी भी है ना, रियल वैल्यू। अब देखो ध्यान से होगा क्या, पहले तो आपका जब पिछले केस में आप देख रहे थे तो ग्राफ आपको रीजन से पास हो रहा था 0,0, पर यहाँ पे जैसे ही एक्स 0 होगा ना, तो वाई अगर पॉजिटिव है तो यहाँ कहीं आएगा है ना, 0,c यहाँ मान लो यहाँ कहीं आया, तो पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद तो स्लोप क्या है, फिर से जो x के साथ मल्टीपल हो रहा है उस रेट से हम मतलब जो x के साथ चीज़ मल्टीप्लाई होगी, जैसे 2x हो 3x, उस हिसाब से x चेंज हो रहा है ना, तो यही तो स्लोप है जो x के साथ मल्टीपल में है, पीछे हमने प्रूव किया था। तो बस वही स्लोप तो फिर से m है, तो मतलब स्लोप का मतलब होता है ढलान कितनी है, तो ढलान तो पिछली वाली लाइन की m थी, यहाँ भी m है, तो आपका लाइन तो वैसे ही मतलब ऐसे, ढलान तो वही होगा सेम, पिछली वाली लाइन अगर ऐसे थी तो इसका भी स्लोप ऐसे ही होगा। स्लोप क्या होता है, दो डिफरेंट स्लोप कैसे होंगे, ये होगा तो ये ऐसे हो जाए है ना, अलग अलग स्लोप। अब मुझे ये बताओ, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा, ये स्ट्रेट लाइन आपका कहाँ हुई, 0,0 से ना सही 0,c से पास हुई, तो ये जो y एक्सिस को कट किया ना इसने, इसको बोलते हैं आपका इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। और क्योंकि ये यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव में है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटरसेप्ट है ना। तो देखो सी आपका क्या है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है ना, और पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका बहुत सिंपल तरीका है कि आप इन सब चीज़ों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखना सीखें, तो आपका स्लोप तो फिर भी वही होगा है ना। अब देखो ये लाइन को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ ना ओरिजिन से, तो फिर से ये ऐसी ही होगी, तो स्लोप ढलान तो आपका यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, ये तो tan थीटा तो सेम ही होगा ना। थीटा देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से देखते हैं हम थीटा, tan निकालने के लिए, तो देखो लाइन तो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, थीटा तो फिर भी लाइन वही बनाएगी ना। इसको शिफ्ट करके देख लो है ना, शिफ्ट करके देख सकते हैं आप, एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ये हम आगे सीखेंगे, ग्राफ्स जब ट्रांसफॉर्म करते हैं ना मैथ्स में सीखेंगे। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन बट फ़र्क क्या हो गया, अब देखो फिर से पहले तरीका क्या है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 इंटू 0 0, लेकिन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ सी। अगर ये पॉजिटिव नंबर है मतलब 2 है तो ये वाई हो जाएगा -2। अच्छा मतलब इसका मतलब आपका सी अगर पॉजिटिव नंबर फिक्स है कांस्टेंट, तो आपका अब ग्राफ 0, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ से शुरू होगा, बाकी स्लोप तो इसकी फिर भी है तो ढलान तो वहीं होगी, तो ऐसे हो जाएगा है ना। क्या ही समझ आता है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट है ना, नेगेटिव इंटरसेप्ट। स्लोप क्या अभी भी आपका पॉजिटिव है। अच्छा स्लोप दो टाइप की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो ध्यान से कैसे होती है, ये एम से डिसाइड होता है ना। स्लोप पॉजिटिव मतलब रेट पॉजिटिव है,
स्लोप क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि एक्स चेंज हो रहा है तो वाई कितना चेंज होगा, तो मतलब बढ़ेगा या घटेगा उस हिसाब से। तो एक्स अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो वाई अगर बढ़ रहा है तो ये दोनों मतलब एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे दिख रहे हैं ना, कि जो चेंज इसमें कर रहे हैं वही चेंज इसमें हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, मतलब स्लोप ऊपर को आएगी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ऊपर को स्लोप नहीं, अब देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे कर दूँ, एक्स घटा रहा हूँ तो पॉजिटिव स्लोप होने के लिए वाई क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, नहीं, एक्स घटाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। देखो स्लोप डिसाइड इससे नहीं होती कि बढ़ रहा घट रहा, ये स्लोप डिसाइड होती है एक्स में जो चेंज है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाई में भी सेम चेंज आए, क्या आ जाए, सेम, तो पॉजिटिव। अगर एक्स और वाई में इन्वर्स रिलेशन हो तो स्लोप हमेशा नेगेटिव बनेगी। जैसे इन्वर्स रिलेशन मतलब सिंपली आप उसको इन्वर्स ऐसे मत सोचिए कि एक्स वाई वाई वैसे नहीं, वो बाद की बात है ना, वो हाइपरबोला एंड ऑल। लेकिन आप ये देखो कि एक्स में अगर नेगेटिव कर दूँ तो वाई की सेम चेंज होना चाहिए, तो वाई भी नेगेटिव हो तो आपका जो लाइन होगी वो अभी भी ऐसे ही बनी, तो स्लोप क्या आ गया आपका फिर से पॉजिटिव। तो आपका स्लोप का साइन डिफाइन होता है कि आपका जो चेंज है इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, इट शुड बी द सेम काइंड ऑफ चेंज, मतलब अगर आप इनपुट बढ़ा रहे हो तो आउटपुट भी बढ़नी चाहिए, इनपुट घटा रहे हो तो आउटपुट भी घटनी चाहिए, तब आपका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अदरवाइज अगर आप इनपुट बढ़ा रहे हो आउटपुट घट रही है, इनपुट घटा रहे हो तो आउटपुट बढ़ रही है, तो दिस इन दिस केस स्लोप विल बी नेगेटिव। मान लो इनपुट बढ़ा रहे हो, ठीक है, एक्स आप बढ़ा रहे हो, यहाँ देखो एक्स की वैल्यू आप यहाँ जीरो थी मान लो, है ना, जीरो थी, एक्स की वैल्यू 1 2 3, अब वाई की वैल्यू आपका नीचे को जा रही है मतलब घट रही है, ठीक है वाई, तो आपका लाइन ऐसी होगी, तो आपका लाइन ऐसी होगी, इसको बोलते हैं स्लोप नेगेटिव, और वाई उल्टा होना चाहिए, वाई बढ़ रहा है तो फिर से लाइन क्या होगी, स्लोप नेगेटिव, है ना। तो ये वाली लाइन स्लोप पॉजिटिव। अच्छा इसको देखने का एक ट्रिक बताऊँ, आप क्या करो, हमेशा ये सोचो, आप जब प्लस एक्स की तरफ उस लाइन पे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, चल रहे हो, है ना, माइनस एक्स से प्लस एक्स की तरफ डायरेक्शन में उस लाइन पे चलना शुरू करो। अगर आपको लाइन मतलब ऐसे चढ़ना पड़े, मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे इंसान चल रहा है तो उसको थकान फील होगी, तो उसको बोलते हैं स्लोप पॉजिटिव। अगर उतरना पड़े तो उसको बोलते हैं स्लोप नेगेटिव। जैसे आप देखो ध्यान से, कितनी भी लाइन्स आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना, कर्व्स में भी यही होता है सिंपली, बस वहाँ पे थोड़ा आपको ना वहाँ पे स्लोप चेंज होती है हर पॉइंट पे, स्ट्रेट लाइन की स्लोप फिक्स रहती है, कर्व में आपका चेंज हो सकती है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, स्लोप के साइन चेंज हो सकते हैं, बट उसको भी आप हम समझ लेंगे धीरे धीरे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूँ, आप क्या करो, माइनस एक्स से चलना शुरू करो इस लाइन पे और प्लस एक्स की तरफ को, क्या होगा, अब ऐसा मत बोलना यहाँ को नहीं, लाइन पे चलना है, तो ऐसे आओगे तो नीचे उतर रहे हो तो नेगेटिव स्लोप, है ना। और इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से चलना शुरू करो, ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव स्लोप, यहाँ भी सेम, इस लाइन में ऊपर जा रहे हो पॉजिटिव स्लोप, किसी भी लाइन को देखोगे आप। अब पुराने यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पे आप माइनस एक्स से प्लस एक्स चलो, ऊपर जा रहे हो पॉजिटिव स्लोप, देखो पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। और इंटरसेप्ट कैसा है इसका, नेगेटिव साइड काट रहा है ना वाई एक्सिस को, तो वाई इंटरसेप्ट कैसा है आपका, नेगेटिव। पिछले केस में कहाँ था, यहाँ काट रहा था, तो मतलब लाइन आपका जिस पॉइंट पे वाई या एक्स एक्सिस को काटे उसको इंटरसेप्ट बोल सकते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, है ना, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्शन, है ना, ये सब। यहाँ देखो अब तक आप अगर बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब देखो ध्यान से, एम तो आपका एक पॉजिटिव वैल्यू ही है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे ये बताओ, सी भी आपका एक पॉजिटिव वैल्यू हमने फिक्स रखा है कि एम और सी कांस्टेंट है ना, जो कि पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना। अब देखो ध्यान से, अब इससे क्या चेंज होता है, अगर एक्स जीरो लूँ मैं तो वाई क्या होगा आपका, माइनस एम जीरो प्लस सी, तो वाई आ जाएगा प्लस सी। तो आपका लाइन कट कहाँ करेगी, कुछ कुछ चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, इस एरिया में कहीं कट करेगी, वाई की वैल्यू एक्स जीरो रखने पे यहाँ आनी चाहिए, तो देखो आ गया। तो देखो यही तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, आपको ना ग्राफ इक्वेशन ये सब ना देख के समझ आना चाहिए ग्राफ में क्या डेटा छुपा है। अब दूसरी चीज़, अब लाइन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कैसे देखूँ मैं, अब देखो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, है ना। अब x में जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो m तो आपका पॉजिटिव है, देखो तो x में जो भी मैं चेंज करूँगा, इसको अगर मैं इग्नोर भी कर दूँ ये तो ऐसे होगा ना, साइन इस देखो m की वैल्यू से साइन में कोई चेंज नहीं पड़ता क्योंकि m तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को चाहे किसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो वो उसी की वैल्यू दे देता है, लाइक पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव देगा, तो मतलब पॉजिटिव ने नेगेटिव की वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया, इसको मैं इग्नोर कर दूँ कॉन्स्टेंट को, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स। अब ये माइनस क्या है, ये आपका
वाई और एक्स में एक नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। मतलब अगर आपका एक्स बढ़ेगा तो वाई आपका नेगेटिव वैल्यू में जाएगा, मतलब घट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब पता क्या हो रहा है कि वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, आपका सिंपली ये बता रहा आप एक्स बढ़ाओ तो वाई घटेगा, ठीक है। तो ऐसे जाएगी लाइन, क्या जाएगी, ऐसे जाएगी लाइन। और उल्टा भी ट्रू होना चाहिए, मतलब ऑपोजिट रिलेशन है, माइनस मतलब ऑपोजिट। अगर आप एक्स घटाओगे तो वाई बढ़ना चाहिए, तो फिर से वही लाइन होगी। क्या ये समझ आता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका स्लोप जो है, अभी स्लोप ये जो एम है, अब देखो एक्स के साथ जो मल्टीपल होता है वो स्लोप होता है, तो एम तो कांस्टेंट है, तो ये पूरा माइनस एम जो है एक स्लोप बन चुका है। अब एम पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव तो स्लोप क्या आ गया, नेगेटिव। यहाँ से आप प्रूव भी कर सकते हो ट्रिक से, माइनस एक्स से प्लस एक्स की तरफ चलना शुरू करो लाइन के ऊपर से, क्या हो रहा है, नीचे उतर रहे हो, है ना। तो ये हो जाएगा नेगेटिव स्लोप, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इंटरसेप्ट कैसे है, कहाँ पे काट रहा है, पॉजिटिव साइड में काट रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद नेगेटिव स्लोप, काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है। तो ये था स्ट्रेट लाइन के केसेस। अब हम पैराबोला समझते हैं। पैराबोला के लिए आपको सिंपली ये याद रखना है, कल जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी उसके ग्राफ फॉर्म को ही पैराबोला बोला जाता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ जनरली पैराबोला फॉर्म के होते हैं। तो देखो ध्यान से क्या होता है पैराबोला। पैराबोला आपका कुछ नहीं होता, देखो जनरली क्या होता है, इसमें आपका ऐसे कर्व आती है, वो दोनों साइड से आती है ना, क्योंकि स्क्वायर है। तो स्क्वायर में आपका देखो सेम, देखो ऐसे मान लूँ मैं, तो x इज इक्वल टू, अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। ग्राफ को ना विजुअलाइज करना सीखो। अगर आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है तो मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। x की वैल्यू 1 रखूँ तो y क्या आ जाएगा 1। मान लो यहाँ x की वैल्यू 2 रखूँ तो यहाँ, अब ये ना स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि फिक्स चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे क्या होगा, x0 y0, x1 y1। यहाँ पे तो आपको ऐसा लग रहा है 1 का चेंज, लेकिन x2 यहाँ पे 1 का चेंज किया, y सीधे 4 हो जाएगा। x3 तो शार्पली y की तरफ जाएगा, मतलब छोटी छोटी x की वैल्यू में भी y, तो ऐसा कुछ चल जाएगा कि मतलब x में थोड़ा सा चेंज किया, y में बहुत ज़्यादा चेंज, देखो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंज शुरू हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है, तो इसकी स्लोप कांस्टेंट भी नहीं होती, हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग आती है ना। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे रेट बढ़ रहा है धीरे धीरे। अच्छा लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन क्या x में माइनस वैल्यूज भी तो होती हैं, रूट 2 होते हैं ना सेम y की वैल्यू के लिए। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, y की एक वैल्यू लाने के लिए x की 2 वैल्यू आप डाल सकते हो, कौन सी, माइनस एक्स और प्लस एक्स, आपको पता है। अब देखो ध्यान से, 4 एक तो आ सकता है 2 डाल के, 2 का स्क्वायर, एक आ सकता है -2 डाल के। तो क्या मैं अगर -1 डालूंगा फिर से 1, -2 डालूंगा फिर से 4, तो क्या ये ऐसे इमेज सी आ जाएगी। यही होता है पैराबोला, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 रूट्स पॉसिबल होते हैं, तो x की 2 वैल्यूज़ के लिए आपका y की वैल्यूज़ आती जाती हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये थोड़ा ना आपका कॉम्प्लेक्स केस पहले ही आ गया, आपने जनरली ये नहीं बनाया होता, आपको मतलब उल्टा बनाने की आदत होती है, मतलब वो आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वही तो मैंने आपको सिखाना था कि आप ये भी सीखो, ज़रूरी नहीं आप यहाँ से भी देखना सीखो उल्टी चीज़ें। देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो रहा है फिर x बन रहा है, जनरली आप क्या करते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करते हो। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करना है, आप सिंपली ये देखो वैल्यू पुट करो। अब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x भी क्या आएगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। तो x क्या आ जाएगा, k तो कांस्टेंट है तो 0/k 0 ही आएगा, तो x भी 0, तो ओरिजिन से तो पास होगा, ठीक है। अब y की वैल्यू 1 रखूँ, y की वैल्यू 1 रखूँ, ठीक है। मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसको थोड़ा बहुत, 0,0 आ गया पहला, y 1 रखा, y 1 रखने के लिए क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू के एक्स, तो 1/k, ठीक है, 1/k के समथिंग। अभी अगर मैं इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स भी ले लेता तो भी आप आसानी से समझ आते, k से क्या होगा, k से थोड़ा बहुत इसके कर्वेचर में फ़र्क आएगा, ठीक है। आप y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मान के चाहे ग्राफ देख लो, के तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, वही ना स्लोप थोड़ा जल्दी जल्दी चेंज होगा, के क्या होता था जैसे एम एक्स में होता था ना वैसे, तो स्लोप में थोड़ा फर्क आएगा, कर्व ऐसे की जगह थोड़ा ऐसे जल्दी जल्दी, है ना। तो आपको यहाँ देखना है, देखो ध्यान से, अब के को इग्नोर करूँ मैं, अगर मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना, तो अब दूसरी वैल्यू मैं रख रहा हूँ वाई की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो वाई की वैल्यू 1 रखूँ तो एक्स की वैल्यू 1, तो ये यहाँ कहीं आएगा। y की वैल्यू -1 रख के भी x की वैल्यू 1 आ रही है, जैसे मैं आपको यहाँ इस केस में बता रहा था जब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला था, तो y की वैल्यू -1 रखने के पे भी x की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। फिर ऐसे ही y की वैल्यू आप मान लो 2 रख दो, y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू 4 आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, है ना। y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू 4, और y की वैल्यू -2 रखने पे भी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो x अगर 4 ये है
तो y की वैल्यू आपका मान लो ये 2 है, तो 2,4 ये, ठीक है, सॉरी 4,2 ये, और यहाँ पे भी आपका 4,-2। तो ऐसा ग्राफ बन रहा है ना, देखो सॉरी ऐसा ग्राफ बन रहा है, देखो ऐसा कुछ, तो बस वही ये है ना। अब अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस के अबाउट पैराबोला बना है। अब किस एक्सिस के अबाउट है, मतलब वो एक्सिस उसमें से बीच में से पास हो रही है, उसके अबाउट वो पैराबोला ऐसे जनरली मिरर इमेज जैसी बनती है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक पैराबोला। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक पैराबोला। सिमेट्रिक मतलब कि आपका ना जैसे आपका सिमेट्रिक पैराबोला मतलब किसी लाइन के अबाउट आपका पॉइंट्स जो है वो ऐसे इमेज आती है पैराबोला की, है ना, हाफ हाफ दोनों हाफ की इमेज आती है, मिरर हाफ्स, ये लाइन एक्सिस के अबाउट जो उसके बीच से पास होगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये और ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट ना, दो दो वैल्यू सेम अबाउट पॉइंट इस इन पॉइंट्स के अबाउट आ रही हैं। जैसे यहाँ पे हो रहा है ना कि आपका y की वैल्यू इसके लिए है ना, y की वैल्यू यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 के लिए y यहाँ पे सेम सेम सेम, है ना। तो ये क्या हो रहा है, आपका एक फिक्स वैल्यू के लिए दो मिरर, मतलब दो मिरर पॉइंट्स आ रहे हैं, वैसा कुछ है ना। तो अब नेक्स्ट समझते हैं, उससे आपको शायद जल्दी समझ आया। देखो अब ये भी सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा, बनाना बहुत ईजी है, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। आप इक्वेशन मत देखो, सॉरी आप ग्राफ मत देखो, आप इक्वेशन से ग्राफ बनाओ। अच्छा, कुछ लोगों ने एक्स की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगा 3, तो फिर मुझे वाई की वैल्यू का रूट लेना पड़ेगा। अब √3 मुझे थोड़ी ना, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना करना है, तो मैं जो आसानी से कर सकता हूँ। और वैसे भी यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्स सिंपल दिया है तो वाई को इनपुट की तरह ट्रीट कर लो, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसको फंक्शन की तरह ट्रीट कर लो। अब y की वैल्यू अगर 0 रखूँ तो 0 इंटू 0 0, 0 बाई माइनस ऑफ समथिंग 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये k तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव और डिवाइड 0, तो ये सारा तो क्या आ जाएगा, 0,0 से ग्राफ पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। कुछ चीज़ें ये एज MCQ हो सकता था कि बताओ ये ओरिजिन से पास होता है कि नहीं, ईजी है ना। नेक्स्ट, अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूँ तो 1 स्क्वायर 1 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ kx, तो x क्या आएगा 1/-k। ठीक है। अभी आप k हटाओ, k से क्या होता है, आपका स्लोप चेंज होती है, कर्वेचर चेंज होता है। अभी आप इसको ना ऐसे बनाना सीखो, मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू -x है, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -x, 1/-1 इज इक्वल टू x, तो -1 आ गया, तो x क्या आ गया -1। इसका मतलब क्या हो गया कि y जब 1 है, y जब 1 है तो x मतलब y ये 1 है, तो x आपका कहीं -1 है, तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अच्छा, एक और चीज़, y 1 रखा था, y सेम, देखो 1 का स्क्वायर 1, वैसे ही y -1 भी रख सकता हूँ, तो y -1 रखूँगा तो भी x की वैल्यू क्या आएगी, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू -x, तो 1 इज इक्वल टू -x, तो x इज इक्वल टू -1। आपका y चाहे 1 हो चाहे -1 हो, आपका x की वैल्यू -1 आ रही है। सेम आप y स्क्वायर इज इक्वल टू -x में 2 पुट करो, -2 पुट करो, तब भी क्या आएगा, वैल्यू 4 आएगी। तो अगर आप y इज इक्वल टू 2 पुट करते हो तो x कितना आता है -4, अगर आप y इज इक्वल टू -2 पुट करते हो तो भी x -4 आएगा। इसमें पुट करके देख लेना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू चाहे 2 पुट करो चाहे -2, तो 2 पुट करो चाहे -2 पुट करो, x आपका हमेशा 4 आता है, तो 4 आपका यहाँ भी आएगा और 2 के लिए यहाँ भी आएगा x, है ना। तो हो क्या रहा है, ये ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, बस यही तो है। ठीक है। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल सिमेट्रिक है। देखो एक एक्सिस बिल्कुल बीच से ये मिरर हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, और किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना। यहाँ तो आ ही नहीं रहा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड को। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे तो सर एसिमेट्रिक पैराबोला कैसा होता है? एसिमेट्रिक बहुत ईजी है निकालना, देखो आगे वही आएगा इसके बाद, है ना। फिलहाल हम ये देख लेते हैं एक और। अब ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, ये तो आपका जनरल ग्राफ है जो आप देखते हैं। के को हटा लो अभी के लिए, के आपका वही कांस्टेंट होते हैं जो कर्वेचर एंड ऑल डिसाइड करते हैं ग्राफ का। कर्वेचर मतलब किस तरह से मुड़ेगी, है ना। आप सिंपली एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बनाना सीख लो। इस ग्राफ को यहाँ मत देखो, चीट मत करो, आप देखो यहाँ देखो। सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करूँ, अच्छा क्योंकि मुझे इसमें स्क्वायर करना है तो इसी को इजीली पुट करता हूँ। एक्स इक्वल टू 0 पुट करूँ तो वाई भी 0, तो ये तो ओरिजिन हो गया। एक्स इक्वल टू 1 पुट करूँ तो वाई भी 1, है ना। एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई 1, तो एक्स इक्वल टू 1 वाई कॉमा 1, ये पॉइंट आ गया। तो एक्स अगर -1 पुट करूँ, है ना, दोनों साइड चेक करके देख लेना ना, सारी वैल्यूज देखनी है, थोड़ा मतलब 2-3 वैल्यूज। तो वाई फिर से क्या आ जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1, है ना, तो वाई फिर से 1, तो ये तो सेम आ गया। x2 आ जाए तो वाई 4 हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के हिसाब से। ठीक है, x -2 हो जाए तो भी वाई 4 हो जाएगा, तो वाई 4 हो जाएगा। तो क्या ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। ये भी आपका कैसा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट
पॉजिटिव वाई। कौन सी एक्सिस काट रही है इसको? पॉजिटिव वाई, है ना, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव वाई। ये आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ देखो सिमेट्रिक है। अच्छा, इसको चेक कैसे करते हैं? कई बार तो हो सकता है ना कि देख के हमें लगता हो धोखा ना खा जाए, इसलिए वैल्यू पुट किया करो। देखो अगर आपको दिया नेगेटिव वाई एक्सिस के अबाउट, देखो यहाँ से वैल्यू, तो आपका जो ये पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स के और दो दो वैल्यू आ रही हैं, तो आप y की वैल्यू पुट कर लो। मान लो 4 पुट कर लो। 4 के लिए आपका अगर जैसे 2 और -2 के लिए आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको फिर से माइनस के वाई की जगह मैं माइनस वाई मानता हूँ अभी, तो x अगर 2 पुट करूँ या -2 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है? x2 के लिए 2 स्क्र इजल टू -y, और यहाँ पे -2 का स्क्र इजल टू -y। 2 स्क्र 4, -2 का स्क्र भी 4, है ना। कल बताया था मैंने -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस मैंने बताया था प्लस होता है, 2 इंटू 2 4, तो ये सेम ही है। तो -y इजल टू 4 दोनों ही केसेस में आया, तो y क्या आ गया? -4, है ना। y -4 आ रहा है, मतलब कि आपका दो वैल्यूज़ सेम वैल्यूज, जैसे 2 -2, 3 -3, 4 -4, उसके लिए ना एक ही वैल्यू आ रही है सेम, तो उसको सिमेट्री बोलते हैं, है ना। प्लस और माइनस सेम आ रहा है ना। अब ये मत सोचना कि सिर्फ +और -2, नहीं, किसी पॉइंट के अबाउट हो सकता है। ये तो मैं इवन वाले केसेस ले रहा हूँ। कई बार ऐसे भी होते हैं ना, मान लो आपका कोनिक सेक्शन में जो पढ़ते हैं, मान लो आपका ऐसे कुछ हो जाए और इस स्ट्रेट लाइन के अबाउट ये क्या हो जाएगा, फिर सिमेट्रिक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपका एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट हो। एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट हो तब तो आप इवन वगैरह ये सब चीज़ देखते हैं, इवन सिमेट्री ये सब। अदरवाइज़ आपका ऐसे भी हो सकता है ना कि आपका ये पैराबोला है और इस एक्सिस के अबाउट जो यहाँ से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन, इसके कुछ मान लो y इक्वल टू mx माइनस सी या प्लस सी, कुछ ऐसा लिखा होगा, है ना, वो आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है सिमेट्रिक पैराबोला, जब लिखा है ये आप चेक कर लो, अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस। किसके अबाउट? नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा, ग्राफ कैसे बनाएंगे? फिर से चीटिंग नहीं करनी है। आप मान लो -k को हटा लो, k तो कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू कुछ +2 +3 होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्वेचर में फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज ग्राफ का नेचर वही होगा। अब देखो x में वैल्यू पुट करो, x 0 रखा तो y 0, है ना, x 0 का स्क्वायर 0, y माइनस से डिवाइड करेंगे तो भी 0। x 1 रखो, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इजल टू -y, तो y आ जाएगा -1। तो x 1 के लिए y होना चाहिए -1, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया ना। ग्राफ बनाना आता है आप लोगों को, है ना, प्लॉट करना, पॉइंट प्लॉट करना। x अच्छा, अब x 1 रखा एक बार, अब स्क्वायर में क्योंकि -1 से भी 1 आएगा स्क्वायर करके, तो -1 स्क्वायर 1, तो x -1 रखो तो भी y -1 आ रहा है, ठीक है। x 2 रखो तो y 4 आएगा, x -2 रखो तो y सॉरी -4 आएगा ना दोनों केसेस में। तो फिर से ये क्या हो गया, ऐसा ग्राफ हो गया, बस ईजी है, क्या ही समझ आता है। तो ये आपको ना सारा होमवर्क है, आपको ये विजुअलाइज करने हैं। जब तक आप खुद से पेन लेके इसको बनाओगे नहीं, तब तक आपको ये कभी अच्छे से क्लिक नहीं होगा। नेक्स्ट ये आ गया आपका एसिमेट्रिक पैराबोला। एसिमेट्रिक पैराबोला बहुत सिंपल होते हैं। देखो जब भी आपका सिर्फ स्क्वायर के टर्म होंगे जैसे ऐसा, है ना, तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें एक लीनियर टर्म ऐड कर दी, तो ये जो है ये एसिमेट्री ले आएगा, क्योंकि क्या होगा आपका ना, जैसे जैसे मैं एक्सचेंज करूंगा, पहले तो ऐसे मिरर इमेज बन रही थी, अब क्या होगा, कुछ ना एक साइड को ये चपटा हो जाएगा, हो सकता है ऐसे हो जाए फिर ऐसे हो जाए। तो ये जो है, जो आपका वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स, ये लास्ट पॉइंट, इससे जब मैं कट करूंगा, मान लो ऐसे हो जाइए, है ना, मान लो ये ऐसे हो जाए, तो अभी तो ये फिर भी सिमेट्रिक लग रहा है, मान लो आपका, तो ये ऐसे हो जाए, कुछ ऐसे, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक साइड को ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा, उस तरह से एसिमेट्री आ जाती है। ये क्यों होता है? ये बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये ऐसे कुछ होगा, तो ये इस साइड ना आपका, मान लो आप अगर ये 1 पुट करो, ठीक है, तो ये एक साइड को ज़्यादा क्लोज होगा। जैसे आप यहाँ से देखो एसिमेट्रिक पैराबोला, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। अब कुछ चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। x इजल टू 0, 0 पुट करो तो a इंटू 0 0, माइनस b इंटू 0 0, तो x 0 y 0 ये आ गया पॉइंट, दिख रहा है इस पे भी। तो x अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 इंटू 1 1, और यहाँ पे a माइनस भी आ जाएगा। अब डिपेंड करेगा ना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हमें, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू पता क्या है, बट हम ये बता सकते हैं कि अगर जैसे आपका x 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस बी इंटू 16, ये 4 इंटू ए, तो हो क्या रहा है, ये चीज़ ना बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है और माइनस में जा रही है, मतलब वैल्यू आपका y नेगेटिव जाएगा, इसीलिए ग्राफ नीचे को है ना, कि x आप चेंज करोगे तो ये बड़ी जल्दी जल्दी नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो ax है ना, यही इसमें जो है थोड़ा बहुत दिक्कत लाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप पॉजिटिव x की वैल्यू डालोगे, तो अगर a को मैं पॉजिटिव मानूँ तो x, तो ये ना इसकी वैल्यू को ना y की तरफ खींच के रखेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब जैसे प्लस y की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू, अगर मैं ax माइनस बी एक्स फिर मानूँ,
ये ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो ये तो नीचे को कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, नीचे को। लेकिन ये क्या है, अगर ए पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये ऊपर जाना चाहिए। तो ये इस लाइन को ना मान लो ऐसे कि ओरिजिन की इस साइड बी एक्स के नीचे को खींच रहा है, ए एक्स इसको ऊपर लाना चाहता है, और ये यहाँ पे जल्दी ले आए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दूसरी साइड जब मैं इसकी वैल्यू माइनस डालूंगा, -1 समथिंग, तो ये भी नीचे ले जाना शुरू कर देगा। तो होगा क्या, एक साइड को तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये मतलब बड़ी जल्दी नहीं गिरेगा वाई की तरफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बड़ी जल्दी नीचे, तो ऐसे ग्राफ गिर जाएगा सीधे एकदम से, है ना। आप ये समझो ना, देखो अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पे ये ए बी को मैं पॉजिटिव मान लूँ, तो एक्स की वैल्यू इससे तो आपको ये पता चल रहा है नीचे को जा रहा है बड़ी जल्दी। अब डिपेंड करेगा ओरिजिन के, जब इस साइड हूँ मैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये ना क्या हो रहा है कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये जो पूरी चीज़ है -bx² इस ग्राफ को नीचे लेके जाना चाहती है, ए एक्स इस ग्राफ को ऊपर उठाना चाहता है, क्योंकि a इंटू 2 2a, तो y इज इक्वल टू 2a, है ना। ये ऐसा हो जाएगा ना, -bx² + 2a, तो ये नेगेटिव वैल्यू ले जा रहा है, ये +2a ऊपर खींच रहा है उसको। तो ये ग्राफ आपका क्या होगा, ऊपर खींचने का मतलब क्या होता है कि एकदम से नहीं गिरेगा, तो आपका ग्राफ ऐसे आराम आराम से गिरेगा, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे ही मैं ओरिजिन के इस साइड जाऊँगा, अब क्या होगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव सारा नेगेटिव। अब यहाँ क्या होगा, देखो ध्यान से, ए एक्स ये भी अब ना पहले पॉजिटिव आ रहा था, अब ये नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, -a को मैंने पॉजिटिव आना तो -a माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू कर जाएगी एकदम से, तो दोनों ही ग्राफ को नीचे खींच रहे हैं। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा, ग्राफ ऐसे सीधे नीचे गिर जाएगा, यहाँ से दूर से गिरा था, मतलब ये आपका, अगर मैं इसको पूरा बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे गया, ये आपका सडनली ऐसे नीचे गिर गया ग्राफ पहले ही। बस ये होता है, एसिमेट्री आ गई ना, देखो एसिमेट्रिक पैराबोला है, कैसा ये एसिमेट्रिक पैराबोला, हालांकि इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, बट आपका किसके अबाउट ये एसिमेट्रिकल है, ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट ये तो आपको पता ही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत सिंपल है, इनवर्स रिलेशन जब हो, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई वाई, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो क्या होता है, एक की वैल्यू बढ़ाओगे दूसरी घटेगी। देखो एक्स जब बहुत कम है तो वाई उसका उल्टा होना चाहिए, तो वाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक्स जैसे जैसे आपका 0 को टेंड करेगा, वाई इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो पॉइंट्स यहाँ कहीं आना शुरू होंगे। एक्स जैसे ही बढ़ेगा, वाई कम होना चाहेगा 0 की तरफ, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये ग्राफ फिर आपका ऐसे चल जाता है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये इन्फिनिटी को कभी पहुँचता है, नहीं, टच नहीं करता। तो इन पॉइंट्स पे क्या होते हैं, इनको बोलते हैं, जिन इमेजिनरी लाइन्स को ये टच नहीं कर पाता, ग्राफ उसको रीच करने की ट्राई कर रहा है, उनको बोलते हैं यहाँ पे अजिम्पटूट्स ऑफ द कर्व, है ना। मान लो आपका जैसे ग्राफ ऐसे है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये कभी यहाँ टच नहीं करेगा, ये आपका ऐसे चला जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा बाद में, क्योंकि एक्स, अगर आप जैसे एक्स आपका मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी को टेंड करे, तो वाई 0 को टेंड करे, 0 नहीं होता ना, ये आपका लिमिट्स के केसेस में सॉल्व होता है, तो अजिम्पटूट्स होती हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बहुत सिंपल केस है, देखो मान लो मैं ऐसे मान लूँ कि x इंटू वाई इज़ 10 मान लूँ, तो x 2 कर दो तो y 5 हो जाएगा, x 5 कर दो तो y 2 हो जाएगा। तो हो क्या रहा है आपका यहाँ पे 2, ठीक है, x 2 y 5, और x जब आपका 5 हो गया तो y 2 हो गया, ठीक है, y 2 हो गया, 5,2 2,5, तो देखो ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये टच नहीं करेगा ऑब्वियसली। और अच्छा, ज़रूरी है कि एक्स और वाई को या एसिम्पटोट्स नहीं, ग्राफ की इक्वेशन में डिपेंड करता है। इस केस में एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में आपका एसिम्पटोट्स क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या यही ग्राफ, ये पूरा ग्राफ नहीं बना है, अगर मैं इसको ऐसे मानूँ ना, तो देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो 2 और 5 से आ रहा है, 5 और 2 से आ रहा है, तो एक तो यहाँ बन गया। क्या -2 और -5 से भी आएगा, और -5 और -2 से, बिल्कुल। तो आप यहाँ भी तो बना सकते हो, देखो -2 -5, ठीक है, और -5 -2, तो क्या ये, तो ये ग्राफ आपका किस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। अगर मैं ऐसे पूरा बनाऊँ तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सर्कल बहुत इजी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये सर्कल की इक्वेशंस होती हैं, है ना, x² + y² इज इक्वल टू a², यहाँ पे a आपका होता है रेडियस लास्ट में। ये सिंपल सर्कल है जिसमें आपका ये ओरिजिन सेंटर आपका कोइंसाइड कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल इज सिंपली ओरिजिन। ये कैसे डिफाइन होता है, x माइनस, है ना, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस दिस का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू r², ठीक है। तो यहाँ पे जो ये x माइनस दिस, अगर यहाँ पे कुछ होता ना, तो वो आपके सेंटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे मान लो x1 और y1, तो यहाँ पे x1, y1 आपका कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं ना। बट यहाँ पे वैसा केस नहीं है, बहुत सिंपल केस है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना।
सर्कल, ऐसे सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल है ना, जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है ना, सर्कल विद सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस इज ए, है ना, आर स्क्वायर होता है ना ये ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इज यहाँ पे ए, है ना। नेक्स्ट, अब एलिप्स की बात करते हैं। एलिप्स कुछ नहीं होता है, अंडे की तरह होता है, खींचा हुआ सर्कल ऐसे, है ना, मतलब आपका प्योर सर्कल नहीं, खींचा हुआ सर्कल, है ना, खींचा हुआ सर्कल, है ना, ऐसे प्योर सर्कल नहीं, ऐसे खींचा हुआ सर्कल, देखो ध्यान से यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो अब एलिप्स में क्या होता है, कहीं से चपटा होता है सर्कल, है ना, मुड़ा हुआ ज़्यादा होता है, कर्वेचर ज़्यादा होता है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें दो चीज़ आपको याद रखनी है एलिप्स में, क्योंकि सर्कल में तो क्या होता है, रेडियस कहीं से भी मान लो आप सेंटर से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारी इक्वल होती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर एलिप्स आपका चपटा है तो देखो यहाँ भी दिख रहा है आपको, इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस मैक्सिमम, यहाँ भी सेम, अगर ये दोनों सेम, और यहाँ छोटी है, तो आपका ना सेम काइंड ऑफ डिस्टेंस नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एलिप्स ये मान लूँ तो ये कुछ एक्सिस होती हैं जो इसके सेंटर से पास हो रही हैं, इसको हाफ में डिवाइड करिए पूरा। तो ये जो एक्सिस है इनको बोलते हैं मेजर या माइनर एक्सिस, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ। मेजर एक्सिस वो होती है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, मैक्सिमम, और दूसरा मिनिमम। यहाँ पे लेंथ क्या है, ये एक्सिस जो है ये बड़ी है, ये एक्सिस जो है वो छोटी है ना, देखो। तो ये एक्सिस क्या है, बड़ी है, ये एक्सिस क्या है, छोटी है। तो ये होगी माइनर एक्सिस, ये होगी मेजर एक्सिस। अब उसका आधा मान लो परफेक्ट, तो हो जाएगा सेमी मेजर। तो देखो एलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, ये है ना, ये है ये। तो इसका आधा क्या है, ये ए दिया हुआ है ना इसकी लेंथ, तो एलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए, है ना, ए इसकी लेंथ है, और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है, बी। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की है, मान लो यहाँ पे दी है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से, इससे क्या पता चलना चाहिए आपको, एक्स के नीचे जो चीज़ है ना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो अगर मान लो यहाँ पे ना इसमें दिया नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्योंकि ए मेजर एक्सिस है, मतलब सेमी मेजर एक्सिस है, तो ए डिस्टेंस बड़ी है बी से। तो ये हमें पता है, यहाँ से दिख रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी, और क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अगर आपको ग्राफ भी ना दिया होता, आपको पता है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए एक्स के नीचे है ना, एक्स स्क्वायर के नीचे, है ना, तो एक्स रिलेशन है इसका। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है, किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और बी क्योंकि आपका छोटी है डिस्टेंस, और बी सेमी माइनर एक्सिस है, तो बी किसके नीचे भाई। अच्छा, तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये ऐसे होता तो ये ना एग्जैक्ट ऑपोजिट होता। तो आपका, अगर मैं अभी भी बोलूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, अभी भी मेरे को दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये बड़ी है, तो ये वाई के साथ है, तो अब आपका एलिप्स ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऊपर को ज़्यादा लेंथ होगी, तो ये आपका जो ये वाली एक्सिस है ये, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बड़ी हो जाएगी और ये आपका बी हो जाएगी, ठीक है। तो उल्टा हो गया ना, तो ये आपको समझ आना चाहिए थोड़ा बहुत। मैंने क्या समझाया कि अगर आपका एलिप्स ऐसे होता है और आपको पता है कि ए इज़ सेमी मेजर, तो ए की डिस्टेंस बी से बड़ी है, तो आपको ना यहाँ से एक चीज़ ये पता चलनी चाहिए कि ये ना जिसके नीचे है, मतलब एक्स के नीचे, तो ए यहाँ कहीं होगा, वाई बी। अब ए बड़ा है तो ऐसे होगा, ए दूर होगा, तो ये आपका चपटा होगा इस तरह से, मतलब एक्स के अबाउट। लेकिन अगर आपका ये ऐसे होता, ठीक है, ये 1 क्या है ये बाद में देखेंगे मैथ्स में, बट अभी के लिए आप इतना समझो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अभी भी ए ग्रेटर देन बी है ना, तो एलिप्स आपका जो इसका एलिप्टिकल नेचर होगा ना, किस तरफ को होगा वो आपको डिसाइड करना है। आप सीधे ऐसे नहीं कि ये कर दिया इसकी तरह, नहीं, सोचो ए बड़ा है तो सेमी मेजर एक्सिस ये है, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस अगर आपकी ये है, वो किसके साथ है, वाई के साथ, तो वाई में हो गया आपकी सेमी मेजर एक्सिस, मतलब यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस होगी और वो होगी ए। अब ए यहाँ नहीं है, ऊपर है, और एक्स आपका बी छोटा होगा, तो आपका जो एलिप्स होगा अब वो ऊपर से नीचे को चपटा होगा। क्या ये समझ आता है, बस इतना सा अगर आपको समझ आ गया तो यू आर डन विद ग्राफ्स, है ना। और आपका ये सिंपल सा एक्सपोनेंशियल कर्व, देखो ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व जनरली ऐसे होता है, ए की पावर एक्स या समथिंग, है ना, के, या के आपका ना इसके रेट को डिफाइन करता है। वही के अगर आपके एक्स के साथ कुछ मल्टीपल में दिया है तो वो आपका मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेट को डिसाइड करेगा।
मतलब वही स्लोप का कॉन्सेप्ट। बट आप ये समझो, अगर ये ई की पावर के एक्स होता, माइनस नहीं होता, तो आप क्या बोलते? ग्राफ देखो ध्यान से, एक्स की पावर जीरो डालूँ, जीरो इंटू जीरो तो एक्स 0,1 आता, ठीक है। अब एक्स अगर मैं 1 डालूँ तो फिर ये बढ़ता चल जाएगा, एक्स इन्फिनिटी वाई इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ ऐसा हो गया, क्या ही समझ आता है। और एक्स अगर माइनस डाल दूँ तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, क्या ही समझ आता है। तो बस यही आपको समझ आना चाहिए कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मान लो एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ई की पावर के इंटू माइनस इन्फिनिटी, माइनस के तो कांस्टेंट है इसकी, तो 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी। अब ये चीज़ बहुत बड़ी हो रही है, तो 1 अपॉन समथिंग जो बहुत बड़ा है उससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जीरो को टेंड करेगी, इसीलिए आपका वाई जीरो को टेंड करा। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। दो टाइप के ग्राफ होते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग या एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। ये डिके वाला ग्राफ है ना, ये आपको उसमें काम आएगा, केमिस्ट्री में भी, आपका केमिकल काइनेटिक्स में। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे के को अगर मैं पॉजिटिव कांस्टेंट मान रहा हूँ, जहाँ भी के और ये सब रैंडम ए भी यूज़ हो रहे हैं, इनको पॉजिटिव ही मानो अभी के लिए, है ना, वैल्यू जो भी हो वो हम एडजस्ट कर लेंगे साइन के साथ बाद में बाहर निकाल के। y इजिकल टू ई की पावर माइनस के एक्स में, आप देखो ध्यान से, x की वैल्यू जीरो डालूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो के लिए तो फिर से वन है, ठीक है, जीरो के लिए तो फिर से वन है आपका, e की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो x जीरो के लिए y वन। अब x वन डालते ही ये आ जाएगा माइनस ऑफ के, ई की पावर माइनस के क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर के। तो ऐसे सोचो ना, ये डिवाइड करें मतलब घटा रहा है, पहले क्या हो रहा था, ई की पावर ये हो रहा, के हो रहा था, जैसे y इजिकल टू ई की पावर के एक्स में एक्स वन डालने पे y क्या आ रहा था, ई की पावर के बढ़ा रहा था, के पॉजिटिव मान लो तो, है ना। अब क्या हो रहा है, ये वैल्यू को घटा रहा है, नीचे ला रहा है y की वैल्यू, मतलब गिरा रहा है ग्राफ को। ऐसे सोचो आप, और इसको बढ़ा दो x इन्फिनिट। देखो कभी भी ग्राफ को बनाना है ना, तो 2-3 पॉइंट प्लॉट करना जान दो। ग्राफ को बनाने का सबसे सिंपल तरीका y और x में किसी भी, मतलब जो भी आपको लगे उसकी इनपुट जिसको भी आप मान लो, एक तो जीरो पुट करके देख लिया करो, एक इन्फिनिटी पे टेंड करवा के देख लिया करो, एक माइनस इन्फिनिटी पे, आपको मैक्सिमम केसेस में ग्राफ का आइडिया लग जाएगा, है ना। और एग्जाम और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफ़ी होता है डेटा इंटरप्रेट करने के लिए। बाकी ये तो डेप्थ की बातें हैं, मैथ्स एंड ऑल, बाकी आपको यहाँ पे इतना काफ़ी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई इजिकल टू ई की पावर माइनस के एक्स अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो वाई इजिकल टू ई की पावर माइनस के एक्स में आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे इन्फिनिटी को टेंड करवा रहा हूँ, तो ई माइनस के, ये जो है ये इन्फिनिटी को जा रहा है इंटू, है ना, तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ के इंटू इन्फिनिटी, के पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये वैसे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन अब ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो अब ये पूरी चीज़ नेगेटिव इन्फिनिटी होगी, है ना। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो मैंने कल क्या बताया था, 2 की पावर माइनस थ्री को लिख सकते हैं 1/2 की पावर थ्री, है ना। पावर माइनस हो मतलब उसको आप ऐसे रेसिप्रोकल में लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/e की पावर। तो सोचो ई पावर इन्फिनिटी कितनी बड़ी टर्म होगी, करोड़ों, है ना, इस तरह से। तो उसको उससे वन को डिवाइड कर रहे हैं, आपके वन के टुकड़े कर रहे हैं आप ऐसे 1 लाख चीज़ से, है ना। तो क्या होगा, बहुत छोटी छोटी, तो ये जीरो को टेंड कर जाएगा, है ना। न्यूमिनेटर बहुत छोटा है और डिनोमिनेटर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन से बहुत बहुत छोटी, जीरो को। तो क्या ये ग्राफ ऐसा हो रहा है, 0,1 था, ये ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, क्या ही समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना। और अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस में पुट करूँ, माइनस इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, देखो आपको कुछ चीज़ें ही प्लॉट करनी है, आपको ग्राफ का आइडिया लग जाएगा। एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करूँ, टेंड करवाऊँ, तो के इंटू माइनस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, माइनस के इन्फिनिटी, ये टेंड कर जाएगा माइनस, लेकिन एक और माइनस बाहर अलग से है के बाद, है ना। तो उससे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से सुनो, वाई ई माइनस के एक्स, माइनस के ऐसे ही रखूँ, एक्स को टेंड करवाऊँ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। के कोई मैं अंदर ले गया, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू के पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस, फिर से ये ऐसे ही होगा, माइनस इन्फिनिटी, के को इग्नोर कर दूँ, इन्फिनिटी तो फिर भी अपनी, मतलब इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा टर्म है ना, के से क्या ही फर्क पड़ता है। तो फिर से क्या हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी। अब इसके बाहर के बाद भी एक माइनस माइनस बचा हुआ था, तो माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी। वो अच्छा, ये अब ऐसे हो गया की पावर इन्फिनिटी, मतलब एक्स जब मैं माइनस इन्फिनिटी को ले जा रहा हूँ तो वाई सीधे ऊपर चल जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे हो गया, मतलब आपका ग्राफ कैसा हो गया, ऐसे कुछ हो गया। और क्या हो रहा है, ये आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y गिर रहा है, डिकेइंग, है ना। और स्लोप्स का आइडिया आप लगा सकते हो, गिरने का ढलान, है ना। आप किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट स्लोप नहीं होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे ऐसे गिर रहा है, इस पॉइंट पे ऐसे गिर रहा है, इस पॉइंट पे थोड़ा स्मूथ गिर रहा है, तो स्लोप भी चेंज होती है ना। कांस्टेंट स्लोप सिर्फ स्ट्रेट लाइन की होती है, हर पॉइंट पे आप सेम ढलान से गिरते हो लगातार। क्या यहाँ तक समझ आता है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपका है साइन कर्व, कोसाइन कर्व, ये आपका साइन थीटा जो आपने पढ़ा था वही है, बहुत ईजी है, देखो बनाना सीखेंगे। ये आपका ज़ीरो, यहाँ पे अब ना आप वैल्यूज़ लेंगे थीटा की, है ना। तो एक्स में मान लो थीटा इनपुट,
एक्चुअली में आप एक्स वाई बोलना छोड़ दो, वाई को अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल मान लो और थीटा को इंडिपेंडेंट, तो थीटा चेंज कर रहा हूँ तो वाई चेंज कर रहा हूँ तो ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना। ये आपका इनपुट, ये आपका आउटपुट, ऐसे सोचा करो। अब थीटा आपका ज़ीरो हो सकता है, क्या क्या वैल्यूज़ पढ़ी थी हमने थोड़ी थोड़ी, पाई/2, 90 मतलब 180, पाई रेडियन मतलब 180 पाई, फिर आपका आ जाएगा 3π/2, फिर आपका आ जाएगा 2π। वैसे ही एंगल माइनस में भी होता था, है ना, उल्टा चलना शुरू कर दें अगर मैंने बताया था ऐसे क्वाड्रेंट में ऐसे चलना शुरू कर दें जीरो से नीचे को, तो -π, -3π/2 -2π। ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ मैं बिना देखे। अब क्या है, जीरो पे चेक कर लो, साइन जीरो जीरो हमने पिछले कल याद करा था, तो एक्स जीरो के लिए, थीटा जीरो के लिए वाई क्या आ जाएगा, साइन जीरो जीरो, जीरो रेडियन जीरो, तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है। हाँ, क्यों बता रहा हूँ मैं, ग्राफ में कई बार चेक करना पड़ता है, तो एक्स को अगर आपको ग्राफ में लिखा हो ना कि क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, ये एडवांस में कई बार स्टेटमेंट आती है, तो आप डायरेक्ट एक्स जीरो पुट करके वाई जीरो अगर आ रहा है तो 0,0 से पास हो रहा है, बहुत ईजी, ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, वो सेटिस्फाई करना चाहिए कर्व के साथ, है ना। अब मैं दूसरी वैल्यू, मुझे 45 भी पता है बट मैं डायरेक्ट 90 देखता हूँ। 90 क्या होता है, कॉस वाई इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू 90 डाल दूँ, साइन 90 होता है आपका 1, ठीक, तो क्या, तो साइन 90 मान लो ये 1 है। यहाँ पे ना मैं काफ़ी सारी चीज़ें प्रूव करूँगा, मैं आगे बताता हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे ना मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें प्रूव करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे ग्राफ बता रहा हूँ। तो 0 पे 0, पाई/2 पे अगर ये 1 है, ये -1 है, तो पाई/2 पे 1, तो ये पॉइंट आ गया पाई/2 थीटा की वैल्यू, और ये 1, ये आपका साइन थीटा, और ये आपका इनपुट थीटा, है ना। तो ये आपका वाई। अब मैं पाई पुट करता हूँ, साइन 180, साइन पाई कितना होता है, कैसे पता करें बताइए, शाबाश। साइन 180 कैसे पता करें, अब देखो ध्यान से, अब कोई सा भी दिमाग लगा लो, वैसे अगर आपको डायरेक्ट पता है कि ये किस तरह से रिपीट करता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अपने लॉजिक लगा लो ना यार, क्या दिक्कत है। साइन ऑफ पाई को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 180 है ना, साइन को लिख लो मैं 90 प्लस समथिंग करके, है ना। अब देखो 90 के बाद साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 के बाद चेंज होती है वाली तो कॉस 90 हो जाएगा, है ना। और फर्स्ट ये साइन 90 प्लस 90 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव कॉस 90 तो क्या होता है 0, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब सेम आपको निकालना आना चाहिए 3π/2 पे, है ना, यह जाएगा -1, ये आपने होमवर्क है, आपने चेक करना है कैसे आया -1, ये आपको कल लिखना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से, अच्छा स्ट्रेट क्यों नहीं जा रहा, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना यार, है ना, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है, वाई इक्वल टू mx + c थोड़ी ना है, तो कर्व आएगा और ऐसा आता है। मतलब आप थोड़ा बहुत रफ आइडिया लगा सकते हैं, हमें फिजिक्स में उतना ही काम आएगा, आपको कुछ ज़्यादा ऐसे डिटेल में नहीं करना है कि हर पॉइंट पे कितना चेंज होगा, वहाँ पे डिफरेंशिएशन स्लोप ये सब आता है ना, इक्वेशंस काम आती हैं। सेम यहाँ पे देखो -π/2, तो साइन ऑफ -π/2 मतलब साइन ऑफ -90, साइन ऑफ -90 को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 0 -90, पिछले कल ही बताया था मैंने, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्यों होता है उसको मैं बस अभी आपको दोबारा बता रहा हूँ। 0 -90 लिख लिया। अब साइन ऑफ 0 हो 360 हो, आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाली 0 180 360 ये सब इसमें चेंज नहीं होता, तो ये आ जाएगा आपको फिर से साइन 90। अच्छा ये -90 कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है ओरिजिनल वाला ये, तो माइनस साइन 90, तो माइनस साइन 90 क्या आ जाएगा -1, तो आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और फिर से साइन -π तो 0, क्या ये आपका ग्राफ है। अब देखो ध्यान से ऊपर दिख रहा है आपको, इसने माइनस साइड नहीं बनाया है बट क्या आपका ये ग्राफ है। अच्छा कुछ चीज़ आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो, थीटा की वैल्यू में चाहे प्लस में चेंज कर रहा हूँ चाहे माइनस में, आपका ये ग्राफ की मैक्सिमम वाई की वैल्यू ये पीक्स है 1, मिनिमम वाई की वैल्यू ये है -1 वाली, तो क्या आपका ग्राफ ऑसिलेट कर रहा है -1 से 1 में, मतलब आपका वाई इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ आती है मैक्सिमम -1 से 1। क्या ये हमें पता था, रेंज ऑफ साइन थीटा, रेंज ऑफ साइन फंक्शन कॉस का भी सेम होता है, रेंज ऑफ साइन एंड कॉस इज -1 से 1, तो क्या ग्राफ ने हमको बता दिया, यही तो आपको डेटा इंटरप्रेट करना सीखना है। आप जनरली जब आपको सिखाया जाता है ग्राफ में, आप ग्राफ देख के ये मत सोचो करो अच्छा ये वैल्यू से आ रहा है, नहीं, आप उसको अप्लाई करना सीखो ना यार। यहाँ से भी रेंज दिख रही है आपको कि आपका ग्राफ जो ऑसिलेट करेगा -1 से 1 वैल्यूज़ के बीच में, है ना। नेक्स्ट चले, सॉरी इसमें नेक्स्ट शायद मैं ऐड करना भूल गया, ठीक है आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, है ना। आप क्या कीजिए, कॉस के लिए कोसाइन कॉस थीटा वाई इक्वल टू कॉस थीटा को एनालाइज कीजिए कैसे बनेगा, मैं हिंट दे देता हूँ, वैल्यू पुट कीजिए कॉस 0, वहाँ पे ओरिजिन से पास होता है ना 0 0, यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं होगा, कॉस 0 1 होता है तो 0,1, कॉस π/2 0 होता है, ठीक है, कॉस
पाई क्या होता है आपका फिर से -1, ठीक है, फिर ये आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ ना कुछ ऐसा ऐसा आएगा, साइन की तरह ही आएगा, होगा ऑसिलेट ये भी 1 से -1 के बीच में ही, इसकी रेंज -1 से 1 नहीं होती है। बट फ़र्क क्या होगा, ये ग्राफ आपका ओरिजिन से नहीं क्रॉस होगा, है ना, 0,0 से क्रॉस नहीं होगा, यहाँ से शुरू होगा। बस अगर आपको ये देखना आ गया तो आपका होमवर्क क्या आज का सिंसियरली करना है, या आपके ड्रीम्स और आपकी जो भी आप लाइफ आगे कॉलेज लाइफ सोचते हैं उसके लिए ज़रूरी है। आपके पास कॉस थीटा का ग्राफ आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए, इससे आपको रेंज निकालना सीखना है थोड़ा बहुत, है ना। एक और चीज़, टेन थीटा का भी निकाल लो, सीकेंट जो कि 1/cos होता है, और कोसिकेंट जो कि 1/sin होता है। ये हम मैथ्स में बहुत डिटेल में सीखेंगे, बट आई विश कि आप ये सब ट्राई करें, है ना, आई रियली विश दिस। और अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपको ग्राफ्स का भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे देखो मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, सीकेंट थीटा के लिए क्या होगा, थीटा 0 रखोगे तो 1/cos 0 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये बहुत अजीब कर्व आएगा। देखो 0 क्या हो जाएगा, cos 0 क्या होता है 1, तो 1/1 तो 1 आएगा, तो 0,1 ये आएगा, ठीक है। अच्छा मैं आगे बता देता हूँ, सेकेंड थीटा में आपको थोड़ा बहुत, देखो कितना इंटरेस्टिंग होता है मैथ्स में खेलना, ये सब चीज़ें यूं ही डरते हैं आप लोग। अगर आपको थोड़ा बहुत विजुअलाइज करना आता है, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। तो 1/cos 0, तो 0 cos 0 क्या होता है 1, तो 1/1 1, तो 0 पे 1, ठीक है, 0,1 पाई/2 पे देखो, तो पाई/2 पे 1/, सीकेंड पाई, सॉरी सीकेंड पाई/2 क्या हो जाएगा 1/cos पाई/2। अब 1/cos पाई/2 तो 0 को टेंड करता है, तो 1/0 किसको टेंड करेगा, 1 को आप बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड करें तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, तो ये आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे ही आपको क्या करना है पाई के लिए, कॉस पाई के लिए ये सब, तो क्या ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इस साइड को आ ही नहीं रहा, है ना। ये यहाँ पे अजिमटोट होगा, अजिमटोट अभी अभी मैंने पढ़ा है, पाई/2 लाइन जो आपका x इक्वल टू पाई/2 है, वो आपका इसका अजिमटोट की तरह एक्ट करेगा, जिसको ये लाइन रीच आउट करना चाहती है। इन्फिनिटी वैल्यू कोई इक्वल नहीं होती, इन्फिनिटी को रीच करना है, इन्फिनिटी इज़ नॉट डिफाइंड। आप इन्फिनिटी ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये चीज़ है अनगिनत है, इसके आगे नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए आप हमेशा बोलते हैं कोई ग्राफ अगर आपका इन्फिनिटी को टेंड करता है तो आपके पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उससे भी बड़ी वैल्यू आ सकती है। तो आप यही मानते हैं कि अभी भी टेंड कर रहा है, टेंड कर रहा है, टेंड कर रहा है, रीच नहीं करा उसने, है ना, फाइनल डेस्टिनेशन। तो आई होप ये लेक्चर बहुत लंबा ना हो, इसलिए मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। आगे भी जहाँ भी नीड होगी और मैथ्स वाले सेक्शन में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बट आई होप आपको ये ग्राफ सीकेंड थीटा वाला भी विजुलाइज, ये कुछ ऐसे ऐसे आएगा ना, ऐसे ऐसे नीचे नीचे नीचे, तो आपको ये भी दिख रहा है ना कि ये ग्राफ तो आपका 1 से ऊपर आ रहा है और -1 से नीचे आ रहा है। तो यही तो हमने कल पढ़ा था कि सीकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा आपका 1 और -1 से छोटे और 1 से बड़े। दिखा कितना अच्छा होता है ग्राफ को समझना, तो आपको ये सारा ग्राफ समझना आना चाहिए। इट विल बी सो मच हेल्पफुल, इट विल फॉर एवर बी विद यू एज योर मतलब मैजिकल नॉलेज, है ना। तो ये सब आपको तभी याद रहेगा जब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस लेक्चर को देखते हुए इधर उधर बातों में ध्यान में ना रहें, बड़े आराम से देखें, चाहे पार्ट्स में देखें। दूसरा, जो भी मैंने डिस्कस किया होता है खुद से ग्राफ्स, उसको एक बार खुद पेन लेके लिखना सीखो। तीसरा, आपके नोट्स होने चाहिए, उनको रिवाइज करो एटलीस्ट 2-3 बार अगली क्लास में आने से पहले, है ना, जब तक ये लेक्चर अगला अपलोड नहीं होता। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, होमवर्क। जो भी मैं क्लास में उतने क्वेश्चन नहीं, जो 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपने वो करना सीख लिए तो ट्रस्ट मी चैप्टर ख़त्म होते होते तक आपका चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही चैप्टर आप एंड करके सीधे उसको अच्छा क्लोजर दे देंगे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक्ड माय एफर्ट्स, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, है ना।